गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्रकाशिक अभिक्रिया जो अपना प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो टॉपिक चल रहा था उस अप्रकाशिक अभिक्रिया के विषय में आगे स्टडी करेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो कि स्ट्रोमा रीजन में हो रही थी, इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को हमने 3 चरणों में बांटा था। पहला C3 चक्र, दूसरा C4 साइकिल, तीसरा केम साइकिल। हमने इससे पिछले वीडियो में C3 साइकिल के विषय में जान लिया था। आज अपन बात करेंगे C4 साइकिल की या C4 चक्र की। C4 चक्र जिसको हैच स्लैक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका खोज करता था हैच स्लैक नामक 2 वैज्ञानिक। उनके नाम के आधार पर इसको हैच स्लैक चक्र भी कहते हैं। और C4 चक्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA बनता है। क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो 4 कार्बन युक्त है, इसलिए इसको C4 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अपन एक मैकेनिज्म इसकी देखेंगे तो उसमें अपन इसको समझेंगे। C4 चक्र जो है ये C4 चक्र C4 पादपों में पाया जाता है। C4 पादप अधिकांशतया C4 पादप जो है वो एक द्विपत्री पादपों की श्रेणी में आते हैं। C4 पादपों की विशेषता होती है कि C4 पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं, एक को बोलते हैं पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मीजोफिल सेल्स, और दूसरी पुलाच्छद्म कोशिकाएं बंडल शीथ सेल्स पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं और पुलाच्छद्म कोशिकाएं, ये हमने अगर कक्षा 11 में जब पत्ती की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो अपन ने वहां पर ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं देखी थी। तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो कि परिधि की तरफ होती है और पुलाच्छद्म कोशिकाएं जो कि केंद्र की तरफ होती है, और इनके बीच में पाया जाता है संवहन पुल। तो ये जो C4 पादप है इसमें संवहन पुल जो कि मध्य में होते हैं, इन संवहन पुलों को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है पुलाच्छद्म कोशिकाएं। अब पुलाच्छद्म कोशिकाओं के जो है वो 1 या 2 स्तर भी हो सकते हैं। तो पुलाच्छद्म कोशिकाएं जो है जिसको अपन बंडल शीथ कोशिकाएं भी कह रहे हैं, ये पुलाच्छद्म कोशिकाएं जो है ये ऐसे नजर आती हैं जैसे कि संवहन फूल के चारों तरफ कोई मोतियों की माला, जैसे माला को बनाने के लिए मोती, मोटे मोटे मोती, और फिर उसको धागे में पिरोया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये मोतियों जैसी रचनाएं और बीच बीच में इनमें गांठें जैसी रचना नजर आती है। इस प्रकार की जो शारीरिकी बनी है इसको जर्मन भाषा में कहा जाता है क्रेंज, और इस शारीरिकी को नाम दिया गया है क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज एनाटॉमी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रेंज एनाटॉमी कौन से पादपों में पाई जाती है, तो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 पादपों में, जो कि C4 चक्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्रेंज एनाटॉमी की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि C4 चक्र की मैकेनिज्म क्या होती है, C4 चक्र जो है वो किस प्रकार से चलता है, इसके विषय में अभी अपन देखेंगे कि C4 चक्र जो है वो किस प्रकार से चलेगा। और C4 चक्र की मैकेनिज्म की यदि अपन बात करें तो C4 चक्र के शुरुआत में जो वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इसका कार्बोक्सिलीकरण होना है तो वातावरण में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रंध्र के माध्यम से पहले पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर प्रविष्ट होगी। जैसे ही ये पर्ण मध्योतक कोशिका में प्रविष्ट होगी, यहाँ पर इसका सामना सबसे पहले होगा PEP से, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये 3 कार्बन युक्त पदार्थ होता है जो कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये CO2 के साथ मिलकर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में सबसे पहले प्रथम स्थायी उत्पाद बनाएगा जिसको बोलेंगे OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है, इसलिए इस चक्र को, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त कंपाउंड बना है, इसलिए इस चक्र को C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम स्थायी उत्पाद की यदि बात की जा रही है तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के मिलने से बन रहा है, और इस अभिक्रिया को संपन्न करवा रहा है कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये एक अपचयन अभिक्रिया का प्रदर्शन करेगा, और अपचयन अभिक्रिया का प्रदर्शन होता है तो आपको पता है ऊर्जा खर्च होती है। तो जो ऊर्जा जो है वो NADPH2 से मिलेगी, और NADPH2 NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसको बोलेंगे मैलिक एसिड या मैलेट।
ये मैलिक एसिड जो है ये 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है। ये मैलिक एसिड या मैलेट जो है ये मोबाइल होगा यानी स्थानांतरित होगा। ये पर्णमध्योतक कोशिकाओं से पुलाच्छद कोशिकाओं में प्रविष्ट होगा। मैलिक एसिड जो है ये अब चला जाएगा पुलाच्छद कोशिकाओं में, जो कि अंदर की तरफ स्थित है। तो ये पुलाच्छद कोशिकाओं में जैसे ही मैलिक एसिड जाएगा, मैलिक एसिड के जाते ही यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से मुक्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होते ही NADP वापस से ऊर्जा को फॉर्मेट करेगा और ये बदल जाएगा NADPH2 में। और यहाँ पर एक एंजाइम इसको यहाँ मिलेगा जिसको बोलेंगे RUBP, रुबिस्को एंजाइम। ये RUBP जो है, RUBP के साथ CO2 जब मिल जाएगा तो ये C3 चक्र में प्रविष्ट हो जाएगा। और C3 चक्र में जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था, C3 चक्र जो है वो जारी रहेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली गई C3 चक्र में और C3 चक्र का उत्पाद अंतिम बन गया था शर्करा। तो यहाँ पर शर्करा फॉर्मेट हो जाएगा। दूसरी तरफ इसका कुछ अंश, मैलिक एसिड का कुछ अंश जो कि NADP से NADPH2 बनाता हुआ एक अन्य उत्पाद बनाएगा जिसको बोलेंगे पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जो है ये 3 कार्बन युक्त कंपाउंड होता है। ये भी यहाँ से मोबाइल का प्रदर्शन करेगा, यानी ये यहाँ से जाएगा वापस से पुलाच्छद कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। ये पायरुविक अम्ल जो 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है, ये जब पायरुविक अम्ल पुलाच्छद कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिकाओं में आ जाएगा तो ये वापस से PEP से क्रिया करके और PP से परिवर्तित हो, पायरुविक अम्ल जो है ये पायरुविक अम्ल PEP में कन्वर्ट हो जाएगा। PEP में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वापस ये अभिक्रिया जो है ये तुरंत होने लगी। यानी ये चक्र जो है जहां से शुरू हुआ था ये चक्र वहीं पर वापस आ गया। ये प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पूर्ण रूप से विघटन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये C4 चक्र की क्रियाविधि थी जो कि 2 चरणों में पूर्ण हुई। एक तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, दूसरी पुलाच्छद कोशिकाओं में। अब बच्चों ये C3 चक्र जो है और C4 चक्र जो है इनमें से श्रेष्ठ कौन सा होता है, अच्छा कौन सा होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये C4 चक्र जो है ये तो बहुत आसानी से संपन्न हो गया, जबकि C3 चक्र तो एक लंबा प्रोसेस चला था। तो कॉमन सेंस की बात है कि अच्छा कौन सा वाला होगा, C4 चक्र ही होगा। अब प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि C4 चक्र जो है वो C3 की तुलना में क्यों श्रेष्ठ है। तो उसके विषय में हमें 3 से 4 बातें जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। C4 चक्र अधिक महत्वपूर्ण होता है C3 से। क्यों? क्योंकि पहला बिंदु है कि CO2 की कम सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। ये यहाँ पर यदि CO2 की कम मात्रा में मिलेगी तो भी उस स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी और यहाँ पर शर्करा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए C3 साइकिल जो है वो C4 की तुलना में जो है वो श्रेष्ठ नहीं होती, जबकि C4 जो है वो C3 की तुलना में श्रेष्ठ होती है। दूसरा है C4 जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उत्पादकता जो है वो अधिक होती है, क्योंकि साइकिल जो है ये बहुत ही फास्ट, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न हो रही है, इसलिए उत्पादकता जो है वो भी बढ़ जाती है। और C4 जो साइकिल है वो कम जल और उच्च तापमान, जिसका मान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी यदि अधिक टेम्परेचर मिल रहा है तो भी ये C4 साइकिल जो है वो संपन्न हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि C4 साइकिल जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है C3 साइकिल से। आज के वीडियो में अपन ने देखा कि C4 चक्र जो है वो क्या होता है, C4 चक्र की क्रियाविधि क्या होती है और C3 चक्र जो है उसकी तुलना में C4 चक्र महत्वपूर्ण क्यों होता है। इन 3 प्रश्नों को आज अपन ने यहाँ स्टडी किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न था क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज शारीरिकी, उसे कौन सी पादपों में पाई जाती है, C4 पादपों में। C4 पादपों के अंतर्गत अधिकांशतया एक द्विपत्री पादप जैसे कि मक्का, बाजरा इत्यादि आते हैं। तो ये मक्का, बाजरा इत्यादि में ये शारीरिकी जो है ये पाई जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।